51% जो महिलाएं हैं वो बीमार हैं। खून की कमी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कैल्शियम की कमी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, अभी ऐसा देखा है कि वुमेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चाउमीन एंड मंचूरियन, मोमोज, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए समाज में? और अगर हम रीवा की बात करें, कहीं टॉयलेट्स नहीं हैं, कहीं टीचर्स नहीं हैं, शिक्षा का बहुत स्तर खराब है, जिसे सुधारने की बहुत आवश्यकता है। भारत जोड़ो यात्रा में भी आप शामिल हुई राहुल गांधी जी के साथ में। से भाजपा सरकार 2014 से हमारे देश में आई है, सिर्फ हमारे देश की महंगाई बढ़ी है। किसान कहीं धान के लिए भटक रहा है, खाद में भी लंबी कतारें लगे हुए, लेकिन किसान को कोई सुनने वाला नहीं है। पवन यादव जी किसान पुत्र बताते हैं अपने आप। शिवराज सिंह चौहान भी केंद्रीय किसान मंत्री हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। अगर आज हम अपने घर में खाना खा पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं किसान की मेहनत और मशक्कत की वजह से है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट। और ऐसा कहते हैं कि जीवन में नाम का बहुत फर्क पड़ता है, और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत यहाँ पे मौजूद हैं जिनका नाम प्रतिभा सिंह है, जो कि फिटनेस में काफ़ी खास तौर पे ध्यान देती हैं। पेशे से डॉक्टर हैं और इसके साथ में खुद का स्कूल भी संचालित करती हैं, और साथ में पॉलिटिक्स में भी ये काफ़ी अग्रसर रहती हैं। मैम, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो आप अपना एक छोटा परिचय हमारी जनता को दें। ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा सिंह है। मैं पेशे से दंत चिकित्सक हूँ, डेंटिस्ट हूँ, यहीं रीवा में, आपके शहर में। साथ ही आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे एक रियलिटी शो MTV रोडीज़ में देखा होगा, उसकी वजह से भी काफ़ी लोग मुझे जानते और पहचानते हैं। उसके अलावा मैं रीवा में राजनीतिक संगठन से जुड़ी हुई हूँ, तो राजनीति और साथ साथ समाज सेवा के द्वारा भी लोगों के बीच में जाती हूँ, लोगों से जुड़ती हूँ, उनके साथ काम करती हूँ। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, फिटनेस इज़ समथिंग जो कि मैं निरंतर काफ़ी सालों से, बचपन से एक फिटनेस की तरफ रुझान होने की वजह से, तो मैं फिटनेस से भी जुड़ी हुई हूँ। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अच्छा, एक महिला के लिए कितना कठिन होता है इन सारी चीज़ों को मैनेज करना, कि सुबह उठना है, जिम करना है, घर को भी संभालना है, देन स्कूल भी देखना है, हॉस्पिटल भी देखना है, तो कैसे सारी चीज़ें मैनेज करती हैं आप? आई थिंक जहाँ चाह वहीं राह वाली जो चीज़ है वो सच बात है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचती हूँ कि मैं बचपन से ही खेल कूद में थोड़ी ज़्यादा एक्टिव रही। उसकी वजह से मैंने कभी भी बचपन से लेकर बड़े तक कभी अपना फिटनेस वाला जो पार्ट है वो कभी छोड़ा नहीं। बचपन में तो सभी बच्चे खेलते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद लोग छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं वो खेलती रही। और हाँ, शादी के बाद ये हो जाता है कि बहुत सारी आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, और शादी के बाद जब महिलाएं जिस तरीके से इन चीज़ों से इजीली नहीं जुड़ पाती हैं, लेकिन इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं आपको इनकी तरफ आगे लेकर जाता है। एंड फिटनेस इज़ समथिंग जिसने मेरी मतलब मेरा एक लगाव ज़्यादा होने की वजह से मैंने उस तरफ ज़्यादा काम किया। अच्छा, इच्छा शक्ति की आपने बात की, और इसके साथ में समाज में ऐसा देखा गया है कि महिलाओं को कहीं ना कहीं, अगर हम फिटनेस की बात करें या हेल्थ की बात करें या जिम की बात की जाए, तो महिलाओं को उतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं है। इस पे क्या विचार रखती हैं आप, क्या सोचती हैं ऐसा? जिम में जाकर वर्कआउट करना इज़ लाइक, अगर महिलाएं, मुझे तो ऐसा लगता है, तो मेन रीज़न ये होता है कि शायद महिलाएं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, या फिर काम काज में, घर के कामों में। और हमारे यहाँ पहले से जो ये बात नहीं कहा जाती थी कि घर का काम कर लो, फिटनेस इतना जिम में मत जाओ, घर का काम करो, आप फिट रहोगे। तो वो सारी बातें सुनते हुए, उसी चीज़ को रियलिटी मानते हुए लोग आगे बढ़ते रहे। और लेकिन घर का काम जो होता है, हम उसमें जो हमारी बॉडी के मूवमेंट्स और जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इतनी जिस तरीके से महिलाओं को करना चाहिए, या फिर महिलाओं और पुरुषों को डेली बेसिस पे, बेसिकली होता ये है कि हम जितना खाना खाते हैं, लाइक हाउ मच कैलोरीज वी आर टेकिंग, उतना ही हमको स्पेंड करना है। अगर हमें फैट लूज करना है या वेट लूज करना है तो उससे ज़्यादा हमें स्पेंड करना होगा। तो वो हम नहीं करते हैं रेगुलर बेसिस पे, और हम खाते बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं हमारा जो इंडियन डाइट भी है वो भी एक इस तरीके का है जिसमें जो ज़रूरी तत्व हमारी बॉडी के लिए होने चाहिए, जैसे कि प्रोटीन, फाइबर्स, फूड्स की कमी है। तो इन सब की वजह से भी लोग काफ़ी अनहेल्दी रहते हैं। और अगर विमेंस को मौका नहीं मिल पाता है, तो अब तो दिस इज़ द हाई टाइम, आई थिंक दिस इज़ द फिटनेस एरा वेयर एवरीबडी इज सो इनटू फिटनेस, एंड पीपल नो कि भाई फिटनेस, हेल्थ इज़ वेल्थ। मैं हमेशा ये बोलती हूँ और कहती रही हूँ कि भैया हेल्थ इज़ वेल्थ। जिस तरीके से आप पैसे कमाते हो या पैसे बनाने के नए नए जरिए बनाते हो या कोशिश करते हो, उसी तरीके से आपको अपने शरीर को भी फिट रखने के लिए निरंतर कोशिश करनी होगी, और करनी चाहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। तो भाई महिला हो या पुरुष हो, सभी लोग अपनी फिटनेस पे ध्यान दें। आई थिंक ये बहुत ही वो वाली चीज़ें अभी तक जो हमारे यहाँ पे चला आ रहा है, इससे तो बाहर निकलना होगा।
अच्छा, अभी एक रिसर्च भी सामने आई जिसमें ऐसा बताया गया कि करीबन जो 51% जो महिलाएं हैं वो बीमार हैं। तो खुद की हेल्थ में ध्यान देना महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी है? खास तौर पे ये भी देखा गया कि महिलाओं में खून की कमी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कैल्शियम की कमी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो फिट रहना कितना ज़रूरी है? क्या काम करना ज़रूरी है? हमें आई थिंक जो महिलाएं हैं स्पेशली उनके लिए तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे कि योगा करना एंड कार्डियो एक्सरसाइज बस करने से, अगर आप सोच रहे हो कि आप हमेशा निरंतर हेल्दी रहने वाले हो और एक्टिव रहने वाले हो अपने बुढ़ापे तक, तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। अभी भी हम देखते हैं कि जो हमारी मम्मी लोगों की जनरेशन है या फिर उनसे भी ओल्ड लोग हैं, उन लोगों को बहुत कन्विंस करना पड़ता है कहीं ना कहीं। हमारे हम्म। देश में मतलब बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो लोग अपने एल्डरली लोगों को ये मना पाए हैं कि भाई आप एक्सरसाइज करिए या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए या इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 30 साल की उम्र के बाद ओस्टियोपोरोसिस जो होता है, जिसमें हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं, वो स्टार्ट हो जाता है और वो निरंतर सालों में, हर 10 साल में महिला का बहुत ज़्यादा बोन लॉस होता है अगर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करती हैं। अगर कोई ऐसी महिला है जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती है, उसकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा और वो एक्टिवली बुढ़ापे तक अपना काम कर पाएंगी। तो हमें ज़रूरत है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए। बहुत सारी फीमेल्स का वो भी रहता है कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो हम बहुत बल्की हो जाएंगे या फिर हम बहुत मस्कुलर दिखने लगेंगे, बॉडी बिल्डर टाइप हमारी बॉडी हो जाएगी, जो कि मतलब एस्थेटिकली उतना बेहद सुंदर नहीं लगेगी। तो मैं फीमेल्स को वो भी बताना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमारे अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो नहीं होता, हम ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है फीमेल्स के अंदर। उसकी वजह से हमारी बॉडी वैसे बल्कि कभी नहीं बन सकती है। आप इवन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा मजबूत बनेंगे और एक्टिव रहेंगे। अच्छा, इन दिनों एक जो सबसे गंभीर समस्या जो महिलाओं में देखी गई है वो पीसीओडी और पीसीओएस की देखी गई है। और ऐसा देखा गया कि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं उनमें ये चीज़ें पाई गई हैं। खास तौर पे जो अभी की जो लड़कियां हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो तो एक नॉर्मल एज में भी उन्हें ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो क्या कुछ डाइट होना चाहिए और कैसे क्या एक्सरसाइज करनी होती है, कुछ इसके बारे में बताइए। सो बेसिकली यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमारे देश में पीसीओडी और पीसीओएस का बहुत बड़ा एक समस्या है, जिसकी वजह से फीमेल हर अल्टरनेट फीमेल को कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 3-4 में से एक फीमेल आपको मिलेंगी जिन्हें पीसीओडी पीसीओएस है। तो हम ये होता किस वजह से, ये बेसिकली ना जितना आप अनहेल्दी आपका लाइफस्टाइल होता है, बहुत सारी हमारी बीमारियां हैं जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ भी एक बहुत बड़ा रिस्क बना हुआ है। बहुत ही मतलब काफ़ी लोग हैं हमारे देश में जिन लोगों को अब डायबिटीज़ हो रखा है। तो भाई ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती हैं। आपका लाइफस्टाइल जितना अच्छा होगा उतना ही आप इन बीमारियों से दूर रहेंगे। उस बेहतर लाइफस्टाइल में आता है कि आपका 1 घंटे का वर्कआउट होना चाहिए, आपकी हेल्दी ईटिंग होनी चाहिए, आप हेल्दी खाना खाइए। जैसे कि आप जो हमारा, मैं बार बार खाने की बात करूँगी क्योंकि 70% जो होता है वो हमारा खाना होता है, जो हम खाते हैं, जो हम अपनी बॉडी को फीड करते हैं, और 30% होता है जो आपकी एक्सरसाइज होती है। तो आपको हेल्दी ईटिंग रखनी होगी, एक्सरसाइज आपको करना होगा, आपको अपने बॉडी और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए जो आपको मल्टीविटामिन्स चाहिए, जो हमें अपने रोज़मर्रा के डाइट में नहीं मिल पाते हैं, यू हैव टू टेक ऑल दीज थिंग्स। हर 6 मंथ्स में आप अपने टेस्ट करवाइए, नॉर्मल टेस्ट, जिस कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाइए, देखिए कि आपके ब्लड में क्या क्या कमी आ रही है, उन सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट में इन्वॉल्व करिए। तो इस तरीके से आप हमेशा बैलेंस रह सकते हैं और मुझे नहीं लगता ये इतना कठिन है। इट्स जस्ट दैट कि हमारे यहाँ पे पहले आप सुनते होंगे कि पहले के जो लोग थे ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसे मिक्स्ड अनाज वाला खाना खाया करते थे। लेकिन आजकल हम लोग सीधा सीधा दाल चावल खाते हैं, जो कि मतलब दाल चावल इज़ गुड। लाइक चावल जो है बिल्कुल ही, चावल हो गया या गेहूं हो गया, हम पहले उतना उपयोग नहीं होता था। पहले के अनाज होते थे बाजरा, मक्का, सोयाबीन और राजगिरा, इन सबको मिला, मिलेट्स, बेसिकली मिलेट्स से मिला करके अनाज रोटियां बनाई जाती थी या फिर यूज़ होता था। तो वो बहुत हेल्दी फूड है। सो वी नीड टू इम्प्लीमेंट ऑल दोज थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ एंड दैट्स हाउ वी कैन, लाइक हम इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। दूसरा, आपने एक्सरसाइज की बात करी। जिन भी महिलाओं को पीसीओडी और पीसीओएस है, वो रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें। पहले वो एरोबिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। एरोबिक्स के बाद उन्हें अपने घर पे ही डंबल्स या फिर बॉडी वेट एक्सरसाइज से स्टार्ट करो, और फिर लाइक 2 kg डंबल या 1 kg डंबल्स की एक्सरसाइजेज आप करना शुरू करें, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अभी ऐसा देखा है कि वुमेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक
चाउमीन एंड मंचूरियन, मोमोज बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही हैं, वो कितना कुछ बॉडी में इफ़ेक्ट करता होगा? यार एक्चुअली हम ये तो नहीं कहेंगे कि ऑलरेडी हम लोग जो नॉर्मली खाना भी खा रहे हैं, हम चाहे कितना भी हेल्दी खाने की कोशिश कर लें आज के ज़माने में, बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेशन है, हर चीज़ इम्प्योर है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास खुद का ज़मीन है, खुद का जगह है, तो भाई अपनी सब्जियां खुद उगाओ और ऑर्गेनिक सब्जियां खाओ। मतलब मार्केट से कुछ भी खरीदना आजकल बहुत रिस्की हो गया। हम कैसी कैसी खबरें सुनते हैं मुंबई में, जिस तरीके से एक पूरी फैमिली ने वो तरबूज खरीद के लेके गए, उन्होंने खाया और पूरी फैमिली गॉट खत्म हो गई। डाइड। हाँ, तो इस तरीके की चीज़ें सुनने के बाद लगता है मार्केट से क्या खरीदा जाए। तो ये है, ऑलरेडी हम लोग बहुत अनहेल्दी चीज़ें ना चाहते हुए भी हमारी बॉडी में जा रहा है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि भाई हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखें। योर बॉडी इज़ योर टेम्पल, लाइक यू कैन नॉट जस्ट आप अपनी बॉडी पे गार्बेज नहीं डाल, जैसे मंदिर पे गार्बेज नहीं फेंकते वैसे हम अपने शरीर पे भी ऐसे कचरा नहीं डाल सकते हैं। और यही सब कारण होते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अनहेल्दी खा रहे हो यार, बाहर जाके आप रेगुलर बेसिस पे अगर आपने उसका हैबिट बना लिया, तो वो तो आपके लिए डेफिनेटली कोई डिसीज या प्रॉब्लम या पैथोलॉजी आपकी बॉडी में डेवलप करेगा ही। अगर आपको कभी ऐसे मन करता है तो आप वीक में एक दिन या एक मील बना लेते हैं। ऐसा नहीं होता, जो भी फिटनेस इंडस्ट्री में भी जो आपको आपके आइडल हैं या इंस्पिरेशन है फिटनेस के, वो लोग भी ऐसा नहीं करते हैं कि वो लोग कभी भी अनहेल्दी नहीं खाते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। वो भी अपने मन की चीज़ें खाते हैं, बट उनको पता होता है कि हमें कितना रेशो में खाना है और कितना प्रोपोर्शन खाना है। चीट डे नहीं होता है लोगों का, चीट मील होता है। तो इस तरीके से लोग चीज़ें बनाते हैं अपनी, मतलब डेवलप करके रखते हैं अपने लाइफस्टाइल में। सो दिस इज व्हाट इट इज़। अच्छा, अगर हम खान पीन या डाइट की बात करें तो जैसा कि हमने बात की, महिलाओं के साथ खून की कमी का बहुत ज़्यादा इश्यूज देखने को मिलता है, कैल्शियम का भी दिक्कत होता है। तो खाने पीने में वो क्या कुछ ध्यान दे सकती हैं, क्या खा सकती हैं वो? सबसे पहले तो खाने पीने में जैसे कि हम आप एक थाली बनाते हैं, तो उसमें हमें चाहिए कि हम प्रोटीन का एक सोर्स हो, एक कटोरी कुछ ना कुछ प्रोटीन हो, एक कटोरी सलाद हो, और उसके बाद जो हमारा कार्ब्स है वो आए। उसमें हम एक कटोरी, अगर आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन में आप छोला, राजमा, चने, मूंग, ये सब आ सकता है। उसके अलावा आप सैलेड में बीट रूट है, और जो भी नॉर्मल सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं वो सब आप फ्रूट्स नहीं, वेजिटेबल्स हैं वो आप सैलेड वेजिटेबल्स वो आप रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट चावल एक प्रोपोर्शन तक खाया जा सकता है। अगर रोटी का, मैंने आपको वही पहले कहा कि अगर हम मोटे अनाज की, जो हम मिक्स्ड बनाया करते थे पहले के ज़माने में, जो हमारी दादी वगैरह खाया करती थी, अगर हम वैसा आटा बना सकें तो उसका हम खाएंगे तो बेहतर है। ये एक थाली का डिज़ाइन होना चाहिए। और इसी तरीके से नॉन वेजिटेरियंस का भी है। अगर नॉन वेजिटेरियन भी है तो आप के सोर्सेज, फिश हो सकता है, चिकन हो सकता है। फिश इज़ द बेस्ट आई गेस। आई एम ऑल्सो ईटिंग फिश मोस्टली दीज डेज, और हमेशा ही, मतलब अब मुझे फिश ज़्यादा खाना, नॉन वेजिटेरियन आई ऑलवेज चूज़ दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्स आपके सोर्सेज हो सकते हैं। बच्चों को भी, इवन बच्चों को भी हमें, जब भी वो स्कूल भी जा रहे हैं तो आप उन्हें एग्स खिलाइए, एक दो एग्स खिलाने की आदत डालिए। सो दिस इज़ हाउ आप अपने हेल्दी ईटिंग का एक हैबिट बना सकते हो। बिल्कुल। तो यहाँ पे किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो अपनी डाइट का ध्यान दे सकती हैं। चलिए, आपके कुछ पुराने सफ़र के बारे में हम बात करते हैं। रोडीज़ में आप पहुंची थी, रीवा से निकल के आपने इतना बड़ा सफ़र तय किया और एक रियलिटी शो में आप गई। बचपन से मैं भी काफ़ी पसंद करता था रोडीज़, तो कैसा क्या वो सफ़र रहा आपका? बहुत ही मेमोरेबल, और आई थिंक ऐसा सफ़र जिसने बहुत कुछ मुझे सिखाया, और उसकी वजह से बहुत कुछ मुझे लाइक लोगों की तरफ से रिकग्निशन और प्रेजिंग और आशीर्वाद भी मिला। तो बहुत ही अच्छा सफ़र था। भारत जोड़ो यात्रा में भी आप शामिल हुई राहुल गांधी जी के साथ में। क्या कुछ रहा वहाँ पे, क्या कुछ आपने देखा समझा? और अगर हम विंध्य की बात करें तो विंध्य को लेके क्या नज़रिया है आपका, रीवा की अगर हम बात करें तो? भारत जोड़ो यात्रा तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपीरियंस, क्योंकि उसमें हम जब चल रहे थे तो हम अलग अलग शहरों से या फिर अलग अलग गाँव से गुजर रहे थे, या लोगों के बीच से गुजर रहे थे। तो हम लोगों की समस्याएं सामने देख पा रहे थे, और देख पा रहे थे कि लोग किस तरीके से परेशान हैं, उनकी भी समस्याएं सुन रहे थे निरंतर। सच में, मतलब लोगों की झुग्गियां बनी हुई हैं, रास्ते में आप चल रहे हो, एंड दे आर अप ऑल द नाइट ऑल द डे। और तो और क्योंकि मतलब एक नेता जो लोगों के बीच में पहुंच रहा था, तो लोग
खुद भी उमड़ कर आ रहे थे और अपनी समस्याएं उनको बता रहे थे, तो लोगों से काफ़ी करीबी तौर पे लोगों से मिलने का, मतलब भारत देश के लोगों से मिलने का मौका मिला। अच्छा, आप एक पॉलिटिशियन हैं, समाज सेवा भी करती हैं, तो आपके पर्सपेक्टिव से क्या कुछ बदलाव होना चाहिए समाज में? और अगर हम रीवा की बात करें, सबसे पहली बात तो कहूँगी कि अभी भी जब मैं गाँव में मैं कैंप्स लगा रही हूँ, बिकॉज आई एम लाइक मैं डेंटिस्ट हूँ, हमारी एक डॉक्टर्स की टीम है, हम कैंप्स लगाने जाते हैं गाँव में, तो अभी भी मैं देखती हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल्स है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में बिल्कुल ही अच्छी सुविधा नहीं है, कहीं टॉयलेट्स नहीं है, कहीं टीचर्स नहीं हैं, कहीं पे क्लासेस ही अच्छी नहीं है, बच्चों की बैठने की व्यवस्था नहीं है, बोर्ड्स नहीं है, सारी क्लासेस एक साथ लग रही हैं, तो कहीं ना कहीं देखा कि शिक्षा का बहुत स्तर खराब है, जिससे सुधारने की बहुत आवश्यकता है। शिक्षा एक चीज़ हो गई, स्वास्थ्य एक चीज़ हो गई, जो कि लोग ज़िंदगी भर अपना मर्ज लेकर घूमते रहते हैं और हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंच पाते, अच्छे डॉक्टर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो एक वो चीज़ है जिसमें सुधार होना चाहिए। तीसरी चीज़ मेरे को लगी, जो युवाओं के पास रोज़गार नहीं है, बिल्कुल ही सारे युवा जो हैं खाली आइडल घूम रहे हैं इधर उधर, एंड दे आर जस्ट स्पेंडिंग देयर लाइव्स एंड टाइम्स अननेसेसरीली, जो वेस्ट हो रहा है, एक वो चीज़ मुझे नज़र आई। तो ये 3 चीज़ें जो रहेंगी, मतलब मुझे जो लगता है कि हमारे यहाँ पे चेंज होनी चाहिए, चाहे तो वो शिक्षा के बारे में हो, स्वास्थ्य के बारे में हो, और रोज़गार जो युवाओं को मिलना चाहिए। किसान आंदोलन में भी आप शामिल हुई, काफ़ी सक्रिय आपको देखा गया था, और अभी हाल ही में देखा गया, चाहे हम एमपी या विंध्य की बात करें, किसान कहीं धान के लिए भटक रहा है, चाहे आप देखिए एमएसपी में भी काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने को मिला, उसके बाद खाद में भी लंबी कतारें लगे हुए, लेकिन किसान को कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसमें आपका क्या कुछ नज़रिया है, कैसे उनको सुरक्षित रखा जा सकता है और कैसे उनकी सहायता की जा सकती है? बिल्कुल सही, आपने खुद ही कहा कि किस तरीके से हमारे देश का किसान परेशान है और निरंतर परेशान है। कभी खाद के लिए भटक रहा है, कभी गेहूं बेचने के लिए भटक रहा है, कभी एमएसपी जैसे अपनी एमएसपी डिसाइड करवाने के लिए भटक रहा है, कभी देश के से काले कानूनों को बदलवाने के लिए भटक रहा है। तो भाई, हमारे देश का अन्नदाता है किसान, रीढ़ की हड्डी है। अगर आज हम अपने घर में खाना खा पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसान की मेहनत और मशक्क़त की वजह से है। जब हम ऐसे एसी रूम्स में बैठे रहते हैं, तब वो खेत में मेहनत कर रहे होते हैं, और जब वही अपनी मेहनत की बनाई हुई जो खेती किसानी जो उन्होंने खेती करी है, जब वो उसको बेचने के लिए जाते हैं, तो उनको उसका सही प्राइस नहीं मिलता, तो कहाँ जाएगा किसान? इसीलिए किसानों की मौतें होती है और किसान हमारा कमज़ोर होता जा रहा है, जिसको सबसे ज़्यादा सशक्त करने की ज़रूरत है। तो इस पे सबसे पहले तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि गेहूं कटा हुआ है, और कटने के बाद 2.5 महीने से किसानों का घर पे पड़ा हुआ है, और वो बार बार बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको स्लॉट नहीं मिल रहा है। उनके बार बार केंद्र चेंज किए जा रहे हैं, पंजीयन होने के बाद भी स्लॉट लेने के लिए भटक रहे हैं इधर से उधर, और मतलब जो इन्होंने वादे किए थे, जिस तरीके से मोहन यादव सरकार ने कि 3,000 रुपये में 3,000 रुपये MSP इनको दिया जाएगा, तो अभी तक भी इसका कहीं पे भी, मतलब 2600 इन्होंने अनाउंस किया हुआ है, लेकिन कहीं पे भी कभी किसान 1800 में बेच के चला जा रहा है, कभी 2400 में बेच रहा है, कभी 2100 में बेच रहा है, जैसे उसको ज़रूरत पड़ रही है। किसी के यहाँ शादी है तो उसकी वजह से वो जल्दी बेच रहा है, किसी के यहाँ कोई समस्या आ गई तो जल्दी बेच के निकल जा रहा है। तो अभी मैं देख रही थी, मैं निरंतर किसानों से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं देखती हूँ कि भाई किसान किस तरीके से केंद्रों में जा कर के 3-3, 4-4 दिनों से लाइन लगी हुई है, ट्रैक्टरों के शोरूम खुल गए हैं ऐसा लग रहा है, और बिक नहीं पा रहा लेकिन उनका गेहूं। वो बोल रहे हैं कि हमारी ट्रॉली, हम जिस पे गेहूं लेकर आए हैं, वो ट्रॉलियों का प्राइस बढ़ता जा रहा है, हर दिन हमको 3-3, 4-4 हज़ार रुपये उसका किराया देना पड़ रहा है, पेट्रोल डीजल का किराया देना पड़ रहा है। किसान रोडों पे आकर इस चिलचिलाती धूप में, जिसमें हाई अलर्ट लगा हुआ है कि हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक की धूप में वो बेचारे धूप में खड़े हुए हैं। तो हमारे देश के जो मोहन यादव जी किसान पुत्र बताते हैं अपने आप को, और किसान के भला करने वाले नेता बनते हैं, और शिवराज सिंह चौहान भी केंद्रीय किसान मंत्री हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। तो मेरा इनसे सीधा सवाल है भाई कि आप लोग पहले तो भाजपा का पूरा ही सिस्टम मैं कहूँगी फेल हो चुका है, जिस तरीके से किसानों की लाइन लगी हुई है, ये स्लॉट नहीं बुक कर पा रहे, ये खरीदी नहीं कर पा रहे। कभी बोलेंगे जो गेहूँ डालने वाले बोरे हैं उनकी कमी हो गई है इसलिए किसान खड़ा हुआ है। तो इनका पूरा सिस्टम फेल हो चुका है, और इसका सल्यूशन ये है कि भाई हमारे पहले तो इसका कारण समझा जाए कि क्या कारण है कि ये लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, या इन लोगों ने जानबूझ के रोका हुआ है कि औने पौने दाम पे लोगों का गेहूं फिर खरीद लें, इसलिए रोक के रखा हुआ है। क्योंकि भाई इंसान को अगर ज़रूरत है आज पैसे की, तो वो बेच के निकलेगा अपना सामान, तो ये शायद ये करना चाह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का ही एक हिस्सा है, और मुझे लगता है कि किसानों
के साथ न्याय होना चाहिए और उनको अपना अधिकार मिलना चाहिए, उनको अपनी एमएसपी के तहत उनके गेहूं का या उनके अनाज का पैसा मिलना चाहिए। अच्छा, गेहूं खरीदी का जो केंद्र है वहाँ भी हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। वहाँ पे हमने देखा कि अगर आप अपना गेहूं लेके जाते हो तो 1 क्विंटल अगर आपने गेहूं बेचा तो उसमें आपको 1 किलो वहाँ पे देना होगा। अगर आपने 10 क्विंटल बेचा तो 10 किलो देना होगा। अगर आप कोई कंप्यूटर से पर्ची कटवाते हैं तो उसका भी आपको 100 रुपये देना होगा, और तौलवाई का भी कमीशन वहाँ पे देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमने भी वहाँ पे तो देखी। इसी तरीके से मोहन यादव सरकार जी ने जब ये इन्होंने ये इनके बदलाव हैं, ये जिस तरीके से इस बार ये गेहूं की खरीदी हो रही है, इसमें इन्होंने कई बदलाव किए हुए हैं। इस तरीके से स्लॉट बुक नहीं होते थे, इस तरीके से 15 मार्च से ये डेट देते देते अभी तक भी खरीदी नहीं करवा पाए हैं, डेट इन्होंने बार बार डिले करी। तो ये जिस तरीके की सिस्टम से अभी काम कर रहे हैं, और आप जहाँ पैसे वसूलने की बात कर रहे हैं, यह तो आई थिंक भाजपा का एक वन ऑफ द पार्ट है। जब से भाजपा सरकार 2014 से हमारे देश में आई है, सिर्फ हमारे देश की महंगाई बढ़ी है, हमारे रुपये की मतलब प्राइस कम हुई है, हम ज़्यादा से ज़्यादा और गरीब बनते गए हैं। हम चाहे जितनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन हम उस तरीके से वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को स्टैंड नहीं करवा पा रहे हैं। चाहे ये न्यूज़ में विश्व गुरु बनते रहे, लेकिन कहना चाहिए धरातल पे स्थिति ये है। तो ये तो पैसे वसूलने में मास्टर्स हैं। आप उनके केंद्र में घुस भी जाएंगे तो उसका भी टिकट कटेगा। हर चीज़ का तो प्राइवेटाइजेशन हो गया है, पैसे कमाने के लिए सरकारी सारे संस्थान बेच दिए गए हैं। तो ये हैं अच्छे दिन मोदी जी के, और इन अच्छे दिनों में ये सब हो रहा है।